नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के प्रथम अध्याय सत्ता की सरदारी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न उठता है, सत्ता क्या है? सत्ता सरकार की संपूर्ण शक्तियां एवं उनके क्रियान्वयन को सत्ता कहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकतें किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। यह लोकतंत्र का शासन का सिद्धांत है। अर्थात सत्ता का बंटवारा, सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की मूल आत्मा है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में आपने देखा होगा कि सरकार की शक्तियां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दी जाती हैं, जिससे तीनों में समन्वय भी बना रहे और तीनों कोई भी निरंकुश न हो और जनता के हित के लिए कार्य होता रहे। हमने आपको इससे पूर्व भी लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में कक्षा 9 में पढ़ाया है। आज हम आपको दो लोकतांत्रिक देश बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताएंगे। इन दोनों के पास एक ही प्रकार की समस्या थी। दोनों में भाषीय लोगों में आपस में संघर्ष था और उसका निपटारा दोनों देशों ने अलग अलग प्रकार से किया है। सबसे पहले हम देखते हैं, यूरोप में हम चलते हैं तो यूरोप के देश देखेंगे आप, स्पेन, फ्रांस, जर्मन और उनके बीच में एक छोटा सा देश है बेल्जियम। इसी बेल्जियम के बारे में हम आज आपको बताएंगे। फ्रांस, जर्मन और नीदरलैंड के बीच में स्थित है। ये एक छोटा सा देश है जो एक लोकतांत्रिक देश है। आपने चित्र देख लिया, ये है, देखिए भारत। भारत को तो आप सब लोग जानते ही हैं, ये भारत है। और भारत के नीचे, भारत के दक्षिण में एक छोटा सा देश है जहाँ पर लक्षद्वीप सागर लिखा हुआ है। वहाँ पर श्रीलंका है और श्रीलंका एक छोटा सा देश है जो कि द्वीपीय देश है। देखिए, द्वीपीय देश हमने आपको बताया चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसे द्वीपीय देश कहते हैं। ये श्रीलंका है और श्रीलंका भारत के बहुत निकट एक देश है। इस प्रकार से आपने दोनों देशों की स्थिति देख ली। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो फ्रांस, जर्मन, नीदरलैंड के पास स्थित है और जिसमें लगभग 59% आबादी डच भाषी लोगों की है और 40% आबादी फ्रेंच भाषी लोगों की है। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं और वहाँ की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं और 20% डच भाषी लोग रहते हैं। वहाँ पर अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग अधिक ताकतवर हैं, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, जबकि डच भाषी लोग ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वह ताकतवर नहीं है, वह कमज़ोर हैं। और इसी बात को लेकर डच भाषी लोगों में ये शंका उत्पन्न हो गई कि हमारे हितों की रक्षा नहीं हो रही और धीरे धीरे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति को बेल्जियम के लोगों ने किस प्रकार से हैंडल किया, ये हम आपको आगे बताएंगे। दूसरी तरफ था श्रीलंका जो कि एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से बिल्कुल ठीक लगता हुआ और एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश इसे कहते हैं जिस भूमि के टुकड़े के चारों ओर पानी भरा हो, उस टुकड़े को द्वीप कहते हैं। तो यह छोटा सा द्वीपीय देश है श्रीलंका। यहाँ पर दो भाषीय लोग का बाहुल्य है। यहाँ पर दो भाषीय लोगों का बाहुल्य है, जिनमें एक है सिंहली जो 74% है, दूसरे हैं तमिल जो 18% है। बाकी शेष दूसरे समुदाय के लोग हैं। इन्हीं में संघर्ष विशेषता रहा। यहाँ पर 74% सिंहली और 18% तमिल भाषी लोग रहते हैं और वे लोग आपस में 1948 में स्वतंत्र होने के बाद से अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ। जिस प्रकार से भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ, ठीक उसी प्रकार से श्रीलंका भी अंग्रेजों से 1948 में स्वतंत्र हुआ। वहाँ के बाद उसमें लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र में सिंहली भाषी चूंकि 74% थे, उनका बाहुल्य हो गया और बाहुल्य होने के कारण उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे तमिल भाषी लोगों को बेगानापन महसूस हुआ और उन्हें अपनी उपेक्षा महसूस हुई, जिसके कारण उन दोनों में टकराव उत्पन्न हो गया और टकराव इस स्थिति तक पहुंचा कि गृह युद्ध हो गया। अब आगे देखते हैं कि श्रीलंका और बेल्जियम
में किसने किस तरीके से इस टकराव का समाधान किया। सबसे पहले लेते हैं श्रीलंका को। श्रीलंका ने बहुसंख्यक के दबाव में आकर कुछ इस प्रकार के निर्णय किए कि तमिलों को उपेक्षा महसूस होने लगी। उसके बाद 2009 तक युद्ध चला और 2009 में जाकर वह गृह युद्ध शांत हुआ। तब से श्रीलंका में शांति है। उस समस्या का समाधान अभी भी हुआ है कि नहीं, ये एक अलग विषय है, लेकिन तब से वहाँ पर शांति बनी हुई है। दूसरी और बात आती है बेल्जियम की। बेल्जियम के लोग बहुत समझदार लोग थे। उन्होंने श्रीलंका की तरह अपने लोगों में मनमुटाव या संघर्ष करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी। उन्होंने अपने देश में कई संशोधन किए। 1970 से लेकर और 1993 तक लगभग 23 साल तक उन्होंने 4 प्रमुख संशोधन अपने संविधान में किए। पहला संविधान संशोधन उन्होंने किया कि केंद्र में जो सरकार बनेगी उसमें 50% लोग रखे जाएंगे। 50% फ्रेंच भाषी लोग रखे जाएंगे और 50% लोग डच भाषी लोग रखे जाएंगे। और कोई भी फैसला होगा देश के हित में तो दोनों भाषीय सांसदों की आधी से अधिक वोट जिसको मिलेगी वही निर्णय मान्य होगा, और अगर वह उसके विरोध में होंगे तो निर्णय नहीं लिया जाएगा। यह केंद्र सरकार थी जो देश के का प्रतिनिधित्व विश्व के स्तर पर करती है और देश की सुरक्षा आदि के कई विषय जिन पर यह कार्य करती है। इसके अलावा उन्होंने दूसरा काम क्या किया, उन्होंने देश की सारी शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी और 3 राज्य सरकार स्थापित की। पहली राज्य सरकार उन्होंने की जहां पर फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा रहते थे, और दूसरी सरकार बना दी गई डच भाषीय क्षेत्र को एक राज्य बना दिया गया, एक राज्य फ्रेंच भाषीय लोगों का बना दिया गया, और तीसरा राज्य हुआ ब्रुसेल्स जो वहाँ की राजधानी थी। इस प्रकार से पूरा बेल्जियम 3 राज्यों में, कितनों में, 3 राज्यों में विभक्त हो गया। तीनों राज्यों में क्या स्थिति थी कि फ्रेंच भाषी क्षेत्र की सरकार उनके हित में लिए या उनके विकास के लिए कार्य करेगी। डच भाषीय क्षेत्रों की सरकार डच भाषा के विकास और उनके हितों के लिए सरकार कार्य करेगी। तीसरी, जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में था वहाँ पर 80% फ्रेंच भाषी लोग रहते थे और 20% डच भाषी लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बहुत समझदारी से कार्य लिया। वहाँ पर उन्होंने फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों को भी 50-50% प्रतिनिधित्व दिया। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि किसी भी प्रकार से मनमुटाव न रहे, कहीं पर भी डच भाषी लोगों को ये ना लगे कि हमारे हित दबाए जा रहे हैं। तीसरी प्रकार की सरकार वहाँ पर बनाई गई सामुदायिक सरकार। फ्रेंच भाषियों के लिए अलग सामुदायिक सरकार और डच भाषी लोगों के लिए अलग सामुदायिक सरकार, जर्मन भाषी लोगों के लिए अलग सामुदायिक सरकार। और इस सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता था कि पूरे देश में कहीं भी फ्रेंच भाषी लोग रहते हो वह अपनी ही सामुदायिक सरकार के लिए वोट करेंगे, और डच भाषी लोग देश में कहीं भी रहते हो वह अपनी ही सामुदायिक सरकार के लिए चुनाव में वोट करेंगे। उसी प्रकार से जर्मन वाले। और इस सामुदायिक सरकार का कार्य क्या था, देश में संस्कृति, शिक्षा और भाषा के लिए कार्य करना। बाकी सब कोई कार्य इसका नहीं था। इसके 3 ही कार्य थे, संस्कृति के संबंध में कानून बनाना या निर्णय लेना, भाषा के संबंध में कोई कानून बनाना या निर्णय लेना, और शिक्षा के संबंध में कोई कानून बनाना या निर्णय लेना। इस प्रकार से बेल्जियम में 3 स्तर की सरकार तैयार हो गई। आपको देखने में लग रहा होगा बहुत हौच पौच हो रहा है, लेकिन क्या हमारे देश में भी तो इसी प्रकार से है? कुछ इसी प्रकार से दिखाई देता है। केंद्र में सरकार है जिसको हम दिल्ली में सरकार कहते हैं, जो हमारी संसद के द्वारा बनती है, केंद्रीय सरकार हम उसको कहते हैं, सांसद उसमें उसको बनाते हैं। उसके बाद दूसरी सरकार हमारी राज्यों की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हरियाणा की सरकार, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यों की सरकार है। और तीसरे प्रकार की सरकार हमारे यहाँ पर कौन सी है? स्थानीय सरकार, जो जिला स्तर पर होती है, जिला पंचायत अध्यक्ष जिसके मुखिया होते हैं, उसमें नगर पालिकाएँ और ग्राम क्षेत्रीय जिला पंचायतों के सदस्य बैठकर एक तीसरी सरकार ये बनाते हैं। बेल्जियम में ये सरकार बनी
भले ही वहाँ पर इस तरह से दिखाई देता हो, लेकिन बेल्जियम में सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने प्रतिनिधित्व के साथ बहुत खुश हैं और देश विकास की ओर बढ़ रहा है। अब बात आती है सत्ता के साझेदारी क्यों जरूरी है। आप जानते हैं कि आज के युग में सत्ता अर्थात सरकार की ताकत को सत्ता कहते हैं। अगर सत्ता किसी एक पक्ष की हो, किसी एक विचार की हो, तो निश्चित रूप से वह दूसरे विचार के लोगों के हितों का ख्याल नहीं रख पाते हैं, भले वह लोकतांत्रिक सरकार हो। जिस तरह श्रीलंका में हुआ कि सिंहली ज़्यादा थे, उन्होंने तमिल भाषी लोगों का ख्याल नहीं रखा। अगर सत्ता का सही बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र अपने सर्वोत्तम रूप में कार्य करेगा। लोकतंत्र की तो आत्मा यही कहती है कि सत्ता का बंटवारा, अधिक से अधिक लोगों के पास सत्ता की ताकत जाए, चाबी जाए और वह उसका उपयोग करें। इसीलिए हमारे देश में संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक सूची केंद्र सूची, दूसरी सूची राज्य सूची और तीसरी सूची समवर्ती सूची। ये सूची का अर्थ क्या हुआ कि इनमें तीनों में अलग अलग लिखा हुआ है कौन किसके किसके अधिकार क्षेत्र का कार्य है। केंद्र सूची में जितने भी विषय हैं, चाहे वह विदेश मंत्रालय की बात हो, चाहे रक्षा की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, उन सब विषयों पर कानून बनाने का और निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। दूसरी सूची हमारे देश में क्या, राज्य सूची। उस सूची में जितने भी विषय हैं उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो पुलिस के संबंध में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य सरकार का है। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है, केंद्र सरकार को भी है। केंद्र सरकार यदि ये देखती है कि सारे राज्यों के लिए ये हितकर है कोई कानून, तो उस विषय पर वह कानून बना देती है और उस विषय पर किसी भी राज्य के द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जाता, और यदि बनाया जाता है तो वह कानून रद्द माना जाता है और केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। इस प्रकार से सत्ता का बंटवारा यदि होता है तो वहाँ पर संघर्ष नहीं होते। इसका उदाहरण भारत को आप देख सकते हैं कि भारत में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन तब भी वो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। किसी को नहीं लगता कि हमारे हितों की अनदेखी हो रही है। क्यों? क्योंकि उन हितों की रक्षा करने के लिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में शक्ति संपन्न है और वो दूसरे को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने देते जिससे कि किसी भी नागरिक के हितों की रक्षा न हो या उसके हितों का हनन होता हो। धन्यवाद।